जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर यही आई कि जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत बम ब्लास्ट के करने के मामले में चारों आरोपियों को यानी कि आतंकियों को लेकर फैसला 8 अप्रैल को सुनाएगी। अदालत ने जिंदा बम केस में सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी ठहराया है। इन सभी को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। फांसी की सजा के मामले में राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 13 मई 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 9वां बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। तो 13 मई 2008 जयपुर जिंदा बम मामले में आज बहुत बड़ा कोर्ट का फैसला आया है। आरोपी सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर और शाहबाज को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि चांदपोल इलाके में रामचंद्र मंदिर के पास जिंदा बम मिला था, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया था, लेकिन अब इन चारों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और अब इंतजार 8 अप्रैल का है, जब अगली तारीख यानी कि 8 अप्रैल को सजा पर सुनवाई होगी और इसके बाद ये तय होगा कि दोषियों को कितनी सजा मिलती है। हालांकि जो धाराएं इन पर लगाई गई हैं वो धाराएं लाइट कही जा सकती है, यानी कि 3 से 5 साल की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा इनको हो सकती है। पहले इसी मामले से जुड़े हुए यानी कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़े हुए 8 मामलों में इन चारों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। जो ब्लास्ट में छर्रे इस्तेमाल किए गए थे, तो 2008 में 10 मई से इसकी शुरुआत होती है। 10 मई 2008 को दिल्ली के चांदनी चौक से प्रेम एंड कंपनी जो छर्रे बनाती है, एक शॉप है, वहाँ से जो छर्रे खरीदे गए थे, वो छर्रों की खरीद जो है सैफ ने वहाँ से की थी। और किस नाम से की थी? राहुल शर्मा के नाम से। तो छर्रे खरीदे गए 10 मई 2008 को। उसके बाद 11 मई 2008 को जयपुर में ये जो मुलजिमान है ये रैकी करने के लिए आते हैं सुबह वॉल्वो बस से। फिर रैकी करके जाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ तो साइकिल की दुकानें हैं, कहाँ कहाँ बम प्लांट किए जाने हैं। तो वहीं में मैंने बताया कि सभी धाराओं के अंदर मुलजिमान को कन्विक्ट किया है, केवल 124A, और वो 124A को भी इसलिए होल्ड पर रखा है क्योंकि 124A में सुप्रीम कोर्ट ने SG अम्बेडकर वाले मामले में ये कहा था कि 124A राजद्रोह के मामले में आप नई FIR दर्ज नहीं करेंगे और ऑलरेडी जो ट्रायल पेंडिंग है उसको भी आप अभी एबियंस में रखेंगे। तो इसलिए उस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के परस्यूएंस में होल्ड रखते हुए बाकी सभी धाराओं के अंदर कोर्ट ने कन्विक्ट किया। वर्ष 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उस समय एक जिंदा बम चांदपोल बाजार में मिला था। उस संबंध में जो प्रकरण दर्ज हुआ था उसमें आज ट्रायल कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को सजा दोष सिद्धि करार दी है और सजा के मामले में जो है सुनवाई मंगलवार को की जाएगी। ट्रायल कोर्ट ने जो दोष सिद्धि की है वो साक्ष्य के आधार पे की है और मामले में जो साक्ष्य काफ़ी मजबूत है। इसमें जो सजा है वो अधिकतम दी जाने की अपेक्षा एजेंसी करती है। जयपुर बम धमाकों के मामले में जो लगातार घटनाक्रम चलता रहा, उसके बाद में आपने देखा कि जिस तरह से आरोपियों को 8 मामलों के अंदर सिलसिलेवार धमाकों में बरी कर दिया गया था। जयपुर के अंदर एक बम जिंदा भी मिला था। उस मामले में सुनवाई बाकी थी। करीब 112 गवाहों की सुनवाई और 125 पेजों के फैसले में अब जो अदालत है उसने कई धाराओं के अंदर जो 4 आरोपी थे उन्हें दोषी माना है। सजा के बिंदुओं पर बहस 8 अप्रैल यानी मंगलवार को होगी। आप देख सकते हैं कि एक खास अदालत है जो कि विशिष्ट न्यायाधीश जयपुर बम ब्लास्ट की अदालत है। इस अदालत के अंदर जो है सुनवाई की गई और सुनवाई में बाद में जो विभिन्न धाराएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें 120B, 121A, 153 और 307 धारा 456 विस्फोटक अधिनियम 1908, 13-18 UAP 1967 की जो धाराएं उनमें दोषी माना गया है। इनमें 4 साल से लेकर के अधिकतम उम्र कैद तक की सजाएं हैं। फिलहाल जो सजा के बिंदु हैं उन पर बहस होगी। जो आरोपी पक्ष है उसकी तरफ से जो वकील है कोशिश करेंगे कि कम से कम उनको सजा दी जाए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए इसमें जिंदा बम बरामद कर लिया गया था, धमाका नहीं हुआ था और कोई हताहत भी नहीं हुआ था। ये कहीं ना कहीं जो पॉइंट है यहाँ पर बचाव पक्ष का वो अंदर रखा गया। वहाँ पर जो प्लांट करने
की कड़ी जो है, मेन प्लांटर है, वो फरार है और जो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में शामिल है, उनको इसमें अभियुक्त बना करके शामिल किया गया। फिलहाल अगर आप देखेंगे 4 लोगों को दोषी यहाँ पर माना गया है। इन 4 लोगों को अगर देखा जाए तो इनके नाम हैं सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, शाहबाज अहमद। इन 4 को दोषी माना गया है। अब पूरे घटनाक्रम के अंदर मंगलवार को सुनवाई होगी। जज सजा के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में सजा सुनाई जाएगी, जिसके बाद में जो बचाव पक्ष है वो हाई कोर्ट में अपील करेगा और अपनी कोशिश करेगा कि जिस तरह से पहले उन्होंने इसमें बेल हासिल की थी, ठीक उसी तरीके से फिर से बेल हासिल की जाए। 2 अभियुक्त इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अभी भी जेल के अंदर मौजूद हैं, जबकि 2 जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था, उन्हें पुलिस ने अब अपनी कस्टडी में ले लिया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और मारो राजस्थान में वक्त। और अब बात मदन दिलावर की करते हैं। दरअसल चौमू में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कांग्रेस पर चुन चुन को निशाना साधा है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने जन कल्याणकारी योजनाओं में घोटाला किया, जिसकी बीजेपी सरकार जांच करा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर भी मंत्री दिलावर ने अपनी बात रखी। कहा, पहले स्थिति ये थी कि जहां नमाज पढ़ ली या कोई धार्मिक आयोजन कर लिया, उस जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता था। अब बीजेपी सरकार ने इस कानून में संशोधन कर दिया है, जिससे इस तरह के दावों पर रोक लगेगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन कानून का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रदेश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभाले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इनमें कई आयोग और बोर्ड आमजन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्तियां कब होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। कब खत्म होगा राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार। महिला एवं बाल आयोग समेत कई जगह खाली। सुनवाई के लिए लोग लगा रहे हैं कार्यालयों के चक्कर। प्रदेश की सत्ता में आए बीजेपी को करीब 1.25 साल हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग, समाज कल्याण बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण आयोग और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते आम जनता कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कह चुके हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी का और सरकार का विशेष अधिकार है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में कौन कौन से बोर्ड और आयोग खाली हैं। राज्य वित्त आयोग, राजस्थान फाउंडेशन, किसान आयोग, महिला आयोग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, खादी बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम, आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, डांग विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, मगरा विकास बोर्ड, राज्य हज कमेटी, ओबीसी आयोग समेत कई बोर्ड और आयोग खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 1.5 वर्ष के बाद भी चूंकि आपसी अंतर्कलह और खींचतान इतनी ज्यादा है, इन आयोगों का गठन नहीं हो सका। आज भाजपा की इस अंतर्कलह का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। प्रदेश की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ राजनीतिक नियुक्तियां न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों की माने तो ऐसा संभव है कि प्रदेश संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो। ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार उन नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है जिन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया।
फिर जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, श्रीचंद कृपलानी, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, विठल शंकर अवस्थी, ज्योति मिर्धा, श्रवण बगड़ी, मुकेश दाधीच, नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल, संतोष अहलावत जैसे दिग्गज दौड़ में है शामिल। प्रदेश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभाले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है। इसमें कई आयोग और बोर्ड आमजन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, लेकिन वहां भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्ति कब होगी। गंगापुर और करौली के लिए एक खास खबर आई है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगापुर और करौली में बाईपास की घोषणा कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक्स पर लिखा है और वो आपको हम बताते हैं। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप इस अभिनंदनीय सौगात के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का हार्दिक आभार और धन्यवाद। बता दें कि नितिन गडकरी ने गंगापुर और करौली में बाईपास का ऐलान करते हुए कहा था कि इस परियोजना से दोनों शहरों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही सुचारू सुरक्षित यातायात प्रवाह और यात्रा के समय में पर्याप्त कमी सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगापुर और करौली में बाईपास की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। बकायदा एक्स हैंडल पर लिखते हुए मुख्यमंत्री ने आभार जताया और क्या कुछ लिखा है ये आपको हम तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप इस अभिनंदनीय सौगात के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार। अगली खबर आपको सवाई माधोपुर से बताते हैं, जहां पर जलदाय विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक्शन में नजर आए हैं। दरअसल दोनों ही मंत्रियों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली थी और मीटिंग में जलदाय विभाग के कार्यों में शून्य प्रगति और अधिकारियों की लापरवाही पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अधिकारियों की फटकार लगाई, क्लास ली। यही नहीं, बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने जब सहायक अभियंता पर कार्य में लापरवाही के आरोप लगाए तो इसे गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने मौके पर ही सहायक अभियंता को एपीओ कर दिया। इसके साथ ही बैठक में सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी दी। कहा, लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन लोगों को काम नहीं करना वो घर जाने की तैयारी कर ले। तो वहीं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जनता को पानी चाहिए, अगर परिणाम सार्थक नहीं रहे तो लापरवाह अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खामियां तो सबसे बड़ी ये रही है कि पिछले जो 5 साल के अंदर मार्च 2024 से पहले जो काम कंप्लीट होना चाहिए था जेजीएम, उन लोगों ने सही मॉनिटरिंग नहीं की। सही जगह अगर मॉनिटरिंग करते तो काम क्वालिटी से होता, क्योंकि शिकायत क्या आती है कि आपने जल जीवन मिशन की लाइनें डाल दी, हमें कनेक्शन दे दिया, पानी कहीं नहीं जा रहा, रोडें खोद के पटक दी। ये सारी चीज़ें जनरल एक शिकायत होगी, वास्तव में तकलीफ ही है। तो उन्होंने सही मॉनिटरिंग की, हम कोशिश करते हैं उनको कैसे सुधारें। एक एक लाइन को एक एक चीज़ के लिए हमारे जनप्रतिनिधि साथ जाते लग रहे हैं कि उन्होंने तो काम कर आके भ्रष्टाचार करके जो भी करके चले गए, बाकी ये जिम्मेदारी आज हमारे गले में आ गई। मारो राजस्थान में आपको लिए चलते हैं अलवर और बताते हैं महिला कांग्रेस कमेटी से जुड़ी खबर। दरअसल जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं का कहना है कि संसद और राज्य की विधानसभा में 33% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द लागू किया जाए। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी ने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया गया, जो महिलाओं के खिलाफ एक धोखा है।
जो देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उसी के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल तो पास कर दिया, लेकिन उस बिल को लागू 33% आरक्षण बिल लागू नहीं किया। तो आज हम जिला स्तर पर इसके हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के निर्देश अनुसार जिला स्तर पर महिलाओं ने ज्ञापन दिया है कि जो विधानसभा और लोकसभाओं में ये 33% आरक्षण लागू किया जाए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे लेकर इस बिल को पास जल्द से जल्द बिल पास किया जाए, लागू किया जाए। और अब बात करते हैं बीजेपी की। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले दिल्ली में 10 अप्रैल को बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों, प्रदेश प्रभारी और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के अलावा पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। दस अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक प्रस्तावित। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की हो सकती है घोषणा। बीजेपी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके लिए 10 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। क्या होगा बीजेपी की बैठक में? बताया जा रहा है कि इस बैठक में नड्डा अपने कार्यकाल और उनके जरिए किए गए कामों के साथ पार्टी का आभार जताएंगी। बैठक में हाल ही में नवनिर्वाचित अध्यक्षों, प्रदेशों के प्रभारियों, संगठन महामंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत जेपी नड्डा की टीम के सदस्य शामिल होंगे। विश्वास से भरी हुई भाजपा को कौन नया ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता है और उसके बाद जो प्रदेश की कार्यकारिणी में कौन कौन नए चेहरे, जो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ मिलकर भाजपा को पंचायती राज और नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में विजय श्री का वर्ण कराते, ये देखने लायक होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा तक प्रदेश में अध्यक्ष मदन राठौड़ की टीम नहीं बन सकती है। इसके पीछे बीजेपी की निर्वाचन प्रक्रिया है, जिसके तहत मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पार्टी की अपनी एक चुनावी गाइडलाइन है और उसी के अनुसार चुनाव होता है। बीजेपी की निर्वाचन प्रक्रिया। बीजेपी में मंडल अध्यक्ष अपनी टीम का गठन जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद उनकी सलाह से करता है। इस तरह जिला अध्यक्ष अपनी टीम का गठन प्रदेश अध्यक्ष की सलाह से करता है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम में बदलाव राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से करता है। राजस्थान में मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तो अपनी टीम तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन अभी बाकी है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन और उनके पदाधिकारी बनने के बाद ही अपनी नई टीम का गठन कर सकते हैं। संगठन की बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। संगठन की बात, संगठन में प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें एक सिस्टम है। हमारे यहाँ सिस्टम है, जैसे मंडल का समिति बनती है तो वो जिला अध्यक्ष से थोड़ा राय लेते हैं। ऐसे ही जिला की समिति बनती है, वो प्रदेश अध्यक्ष से राय लेते हैं, और प्रदेश की समिति बनेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से राय लेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बाकी है, वो चुनाव होते ही वो सब धरातल पे आ जाए, मैदान में आए। बहरहाल प्रदेश बीजेपी की निगाहें अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन और उनकी टीम पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होगी, ताकि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ अपनी टीम बना सके। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने दड़ा मार्केट और जौहरी बाजार की दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। बड़ी चौपर पर कोटे पर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हेरिटेज निगम सीलिंग कार्रवाई कर रहा है। 5 बिल्डिंग में करीब 150 दुकानों को सीज तक कर दिया गया। दुकानों को सील करने पर व्यापारी आक्रोशित हो उठे। उनका कहना है कि व्यापारियों के पास जगह के मालिकाना हक के कागजात तक हैं और इस संबंध में हाईकोर्ट से उन्होंने स्टे भी ले रखा है। बावजूद उसके नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। परकोटे में नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर व्यापारी ने उतरकर अपना आक्रोश जाहिर किया है। तो जयपुर में व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना गुस्सा जाहिर किया और 5 इमारतों की 150 दुकानों को सीज कर दिया गया है। सीज की कार्रवाई के खिलाफ ही, सीलिंग की कार्रवाई के खिलाफ ही व्यापारी सड़कों पर उतरे, बाजार बंद कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। धरने पर बैठे चौपड़ में और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो सीलिंग की कार्रवाई है ये गलत है, चूंकि इससे पहले ही हम कोर्ट का स्टे लेकर आए हैं, हमारे पास मालिकाना हक है, लेकिन स्टे के बावजूद यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले सीलिंग की कार्रवाई को लेकर व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं और विरोध में धरने पर बैठ गए कि भाई जो सीज किए पहले तो उनको खोले जाए। कमिश्नर हमको नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया जब तक कोर्ट में कार्रवाई नहीं होगी, कोर्ट बेंच हमारी नहीं सुनी। जिस बेंच ने हमको आश्वासन दिया, डबल बेंच लगा के हमने एप्लीकेशन लगाई हुई भाई कब हमारी बेंच लगाई जाए, तो जब तक नगर निगम के सारे अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया जब तक ये कोर्ट नहीं सुनेगा हमको कार्रवाई नहीं करेंगे। हम 19 कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें आज 900 व्यापारी हैं। एक व्यापारी 5 से 10 हजार मतलब गरीब हमारा परिवार पल रहा है उन दुकानों से। तो हम ये चाहते हैं कि आज गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको सोचे समझे, कितने व्यापारियों को आप बेरोजगार करेंगे। तो नगर निगम ये कह रहा है कि वो कोर्ट के आदेशों की तो उसमें कर रहे हैं जो भी कार्रवाई। नगर निगम ने सारी प्रॉपर्टियों को ये दिया है कि ये सरकारी संपत्ति है, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, कोई सरकारी संपत्ति नहीं है और कोर्ट उसकी आदेश दे चुका है। कोर्ट एक बार हमें सुने तो सही, हमारा न्याय तो रखें। हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी भी हमारा पक्ष ही नहीं रखा गया अभी तक। राजधानी जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई के विरोध में आज जौहरी बाजार के व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारियों ने नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई का विरोध करते हुए आज बाजारों में दुकानें बंद करवा दी। यहाँ पर रैली निकाली गई और आखिरकार जब पुलिस ने रोका तो उसके बाद व्यापारी बड़ी संख्या में बड़ी चौपड़ पर धरने पर बैठ गए। उनका विरोध है कि कोर्ट के आदेशों के बाद जब नगर निगम हेरिटेज की टीम सीलिंग कार्रवाई कर रही है तो उसमें 19 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही थी, जिनमें 6 बिल्डिंगों को सीज किया जा चुका है, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा दुकानदार व्यवसायी जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की जो कार्रवाई वो जायज नहीं है, उनके पक्ष को नहीं सुना गया है, जिसकी वजह से आज ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। ये जानकारी भी सामने की 6 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों को अब तक नगर निगम की टीम सील कर चुकी है, जिसकी वजह से 150 दुकानें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। आने वाले वक्त में ये विरोध प्रदर्शन क्या रंग लाएगा, क्या इनकी मांगे सरकार सुनेगी, क्या सीलिंग की कार्रवाई को नगर निगम रोकेगा, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और राजस्थान में वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। सामूहिक अवकाश पर राजस्व मंत्रालय के कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बहिष्कार समाप्त करने का फैसला लिया गया है। एक बहुत बड़ी राहत की खबर हो क्या ही जा सकती है सरकार के लिए भी। राजस्व कर्मचारी को मंत्रालय निदेशालय से अलग रखने का आश्वासन दिया गया है। मामले से संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी हुई। प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद बहिष्कार को खत्म करने का फैसला लिया गया। मंत्रालय के निदेशालय बनाने की घोषणा के खिलाफ किया गया था विरोध। अब संबंधित अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, तब जाकर बहिष्कार को वापस लेने का फैसला लिया गया है। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पंचायत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले करीब 23 गांवों और 8 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने नगर निगम भीलवाड़ा के सुबाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुबाड़ा, हलेट, पालड़ी, मालौला और आटून सहित 23 ग्राम पंचायत और राजस्व गांव को नगर निगम में शामिल नहीं करने की मांग की है।
पंचायत बचाओ संघर्ष समिति के राजेश चौधरी ने कहा कि भीलवाड़ा नगर निगम के परिसीमन में 8 ग्राम पंचायत और 23 राजस्व गांव को शामिल किया जा रहा है, लेकिन इन गांव में ग्रामवासियों को प्रशासनिक कार्य वर्तमान में पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो जाते हैं। अगर ये पंचायतें नगर निगम में चली जाती हैं तो फिर काम रुक जाएगा। पंचायत समिति स्वाना की 8 ग्राम पंचायत 23 राजस्व गांवों को नगर निगम भीलवाड़ा में शामिल किया गया। इसका हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया। जब हमें जानकारी हुई हमने 12/3/2025 को ज्ञापन दिया और उसी दिन राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके इन ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता खत्म करते हुए नगर निगम में शामिल कर लिया। आज हम पुनः सभी ग्रामवासियों के साथ सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, वहाँ के पूर्व सरपंच, वहाँ के वर्तमान सरपंच और ग्रामीण जनों के साथ आज हम जिला कलेक्टर महोदय को इस पर हम आपत्ति दर्ज कराने हमने ज्ञापन देने आए। हम राज्य सरकार के नाम से हमने आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया। जो हमारे 8 ग्राम पंचायतों के लगभग 24 गांवों को जो नगर निगम में शामिल कर रहे हैं, उसका विरोध हम पूर्व में भी कर चुके हैं। आज उसी के विरोध में हो रहा है। जो इसको हमारे जो नए वार्डों का निर्माण हुआ 61 नंबर वार्ड में जैसे अलग अलग वार्डों में डाला है, इसका हम पता ही नहीं क्यों कौन सा क्षेत्र आ रहा है। और नगर निगम के नगर परिषद पहले से 70 वार्ड थे, तो बिना वार्ड बढ़ाए 70 वार्ड ही रख रहे हैं और हमको नगर निगम में ले रहे हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी हमारा व्यवसाय चारा का अपने पशुपालन है और खेती का व्यवसाय है और हमारी लगभग 80% आबादी हमारी जो नरेगा के ऊपर निर्भर करती है, जो शहर में आने से लगभग नरेगा बंद हो जाएगी। बीकानेर के खाजूवाला उपखंड मुख्यालय पर नहर बंदी से पूर्व पेयजल व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। एसडीएम ने आज पानी भंडार को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुलिस की देखरेख में पानी का भंडारण करने की बात कही गई। एसडीएम ने अधिकारियों को आगामी नहर बंदी को देखते हुए पेयजल भंडारण को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। बैठक में अधिकारियों से कहा है कि पेयजल को लेकर क्षेत्र में हालात नहीं बिगड़ने चाहिए। मई महीने में नहरों की पूर्णता बंदी रहेगी, जिसके लिए पीएचईडी को 71 डिग्गियों में पानी का भंडारण करने के निर्देश दिए गए। नहरबंदी की समस्या को हम किस प्रकार से उसको सुव्यवस्थित तरीके से हम उसको फेस कर सकते हैं और जो पीएचडी की जो डिग्गियां हैं उनमें भंडारण किस प्रकार से होगा, पंचायती राज की डिग्गियां हैं उनका रखरखाव और भंडारण किस प्रकार से होगा, तथा हमें जहां भी पुलिस की भी आवश्यकता पड़े तो उसको भी हमने लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया है तथा उसके एक प्लानिंग तैयार की गई है जिससे आम जन को कम से कम समस्याओं का सामना करना। चित्तौड़गढ़ के राशमी कस्बे सहित निकटवर्ती गांव में पैंथर की दहशत बढ़ती जा रही है। बीती रात पैंथर वन विभाग की पहाड़ी से सटे पुटवाड़िया गांव में पहुंच गया। पैंथर की चहलकदमी सीसीटीवी में कैद हुई। पैंथर की चहलकदमी के दौरान ग्रामीण बरामदे में ही सो रहे थे, लेकिन पैंथर ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग की है। चैत्र नवरात्र पर वैसे तो माता रानी के हर एक मंदिर में आकर्षक श्रृंगार के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन भीलवाड़ा जिले में एक ऐसा भी मंदिर है जहां नवरात्र पर घट स्थापना के साथ गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाते हैं, जबकि अन्य दिनों में भक्त गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। घाटा रानी माता के मंदिर में भक्तों की अपार श्रद्धा। नवरात्र में दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालु। नवरात्रि के दौरान बंद हो जाते हैं गर्भगृह के कपाट। भीलवाड़ा के जहाजपुर उपखंड स्थित ये है घाटा रानी माता का मंदिर, जिसमें भक्तों की अपार श्रद्धा है। मंदिर पहाड़ पर बना होने के चलते माता को घाटा रानी के नाम से जाना जाता है। साल भर भक्त यहाँ आते रहते हैं और गर्भगृह में माता के दर्शन भी करते हैं, लेकिन नवरात्र में घट स्थापना के साथ ही गर्भगृह के कपाट 7 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर में गर्भगृह के बाहर से माता की पूजा अर्चना करके वापस लौट जाते हैं। अष्टमी के दिन मंगला आरती के साथ ही मंदिर के द्वार फिर से खोले जाते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर माता भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आपने देखा होगा कई शक्तिपीठ है, कई स्थान है, वहाँ पर नवरात्रा के दिन पट बंद नहीं होते, दर्शन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पट बंद कर दिए जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि मंदिर के अंदर शुद्धि रहे। ये दर्शन यहाँ पर गर्भगृह के अंदर ही होते हैं। तो 9 दिन तक अमावस्या के दिन सुबह 7 बजे
पट बंद कर दिया जाता है माता की आज्ञा लेके, और फिर उसके बाद घट स्थापना होती है नवरात्रा की। और अष्टमी के दिन 90 दिन सुबह माता रानी की आज्ञा से ही पट खोल दिए जाते हैं, फिर वो 6 महीने तक खुले रहेंगे अगले नवरात्र तक। नवरात्र में पट बंद रखने की परंपरा मंदिर निर्माण के समय से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता रानी यहाँ पहाड़ों पर एक बालिका के रूप में प्रकट हुई थी और पास की नदी के किनारे गायों का दूध पीती थी। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी स्वयं निराहार रहकर आराधना में लीन रहती हैं, इसलिए मंदिर के गर्भगृह की पवित्रता बनाए रखने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि से बचा जा सके। मंदिर का निर्माण राजपूत वंशजों ने कराया था और घाटा रानी माता तंवर राजपूतों की कुल देवी हैं। इस कुल के लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। पौराणिक परंपरा के अनुसार माता रानी का ये एक ऐसा मंदिर है पूरे भारत देश में जो कि यहाँ पे पट बंद होते हैं गर्भगृह के, और अष्टमी को मंगला आरती के बाद पट खुलने के बाद ही सभी भक्तों को दर्शन होते हैं। क्योंकि ये मंदिर जो है, इस मंदिर के अंदर मतलब मेन मंदिर निज मंदिर में जाके श्रद्धालु दर्शन करते हैं, उनकी शुद्धता के लिए ही नवरात्रि में पट बंद किए जाते हैं। नवरात्रि में श्रद्धालु यहाँ 9 दिन तक रहते हैं और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ कई तरीके की बीमारियों से श्रद्धालुओं को मुक्ति मिलती है। यहाँ पर कई बार दुर्घटना में घायल व्यक्ति वेंटिलेटर पर आए और अपने पैरों पर चलकर वापस गए हैं। घाटा रानी माता का ऐसा चमत्कार है कि गर्भगृह बंद होने और माता के दर्शन नहीं होने के बाद भी श्रद्धालु यहाँ भारी तादाद में पहुँचते हैं। एकमात्र राजस्थान में ऐसा मंदिर है जो कि नवरात्रा में 7 दिन बंद रहता है। पहले दिन पट लगा दिए जाते हैं नवरात्रा के, और अष्टमी में पूजा अर्चना करके अष्टमी के दिन ये पट खोले जाते हैं और भक्त माता रानी के अनोखे दर्शन करते हैं और दिव्य दर्शन करते हैं। लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती जाती है और भीलवाड़ा जिले से नहीं, भीलवाड़ा के जिले के बाहर से भी यहाँ पर भक्तजन पहुंचते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शंकु सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18।